जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसको बेसिकली प्राइमरी और सेकेंडरी दो ऑर्गन्स में हम डिवाइड करके रखते हैं। एंड्रोजन हार्मोन्स का फॉर्मेशन है स्पेसिफिकली, जो कि आगे जाके कन्वर्ट हो जाता है किसमें, टेस्टोस्टेरोन। डायरेक्टली टेस्टोस्टेरोन के फॉर्म में नहीं करते हैं, एंड्रोजन के फॉर्म में रहता है, जो कि बाद में यूज होता है। इस तरह की सेल्स पाई जाती हैं, इसमें दो तरह की सेल्स पाई जाती हैं, एक स्ट्रोमा टाइप की सेल्स और एक पेरेन्काइमल सेल। पेरेन्काइमल सेल जो कि बार बार डिवाइड होती रहती है, वो उनको बोलते हैं। कई तरह की सेल्स पाई जाती हैं, उनमें से जर्म सेल्स जो होती हैं वो स्पर्म का फॉर्मेशन करती हैं। ठीक है। हेलो बच्चों, तो आज हम पढ़ाने जा रहे हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम, वो भी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जनरली हर कोई अवॉइड करता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ाने में, लेकिन ऐसा नहीं है। और आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे, और स्पेसिफिकली मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो शुरू करें। तो वेलकम टू ऑनलाइन ज्ञानी क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, बेसिकली जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं उसमें आउटसाइड या इनसाइड बॉडी के दोनों तरफ ये प्रेजेंट रहता है। और जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसको बेसिकली प्राइमरी और सेकेंडरी दो ऑर्गन्स में हम डिवाइड करके रखते हैं। और इसके अलावा उसके जो आउटसाइड और इनसाइड बॉडी का जो सिस्टम है, ठीक है ना, जो पाए जाते हैं ऑर्गन्स, जो पाए जाते हैं, कुछ बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, कुछ बॉडी के बाहर पाए जाते हैं। जो बाहर वाले ऑर्गन होते हैं वो सपोर्टिव रोल प्ले करते हैं, लेकिन जो इंटरनली जो ऑर्गन पाए जाते हैं वो मेन ऑर्गन्स की तरह काम करते हैं। और फीमेल और मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में अगर डिफरेंस देखा जाए तो काफी सिमिलरिटीज भी रहती हैं, कुछ एक स्पेसिफिक चीज को छोड़कर। और इसके अलावा जो ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं ये हमारे पेल्विक रीजन में पाए जाते हैं। बॉडी का जो पेल्विक रीजन रहता है वहां पर जो है ये पाए जाते हैं। तो ह्यूमंस का जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसको प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, जो कि टेस्टिस से, यानी कि मेन जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का यहाँ पर वर्ड का जो प्राइमरी वर्ड है उससे हमारा यहाँ पर जो मतलब है वो ये है कि जो सेक्स ऑर्गन, यानी कि जब सेल जो है, जब और एक सेल से दो सेल्स मिलती हैं, मेल फीमेल जो सेल्स होती हैं या गैमीट्स जो बनते हैं, जहां पर गैमीट्स का फॉर्मेशन यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात आती है तब रिप्रोडक्शन की बात आती है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट्स का फॉर्मेशन, और गैमीट्स का फॉर्मेशन जो है अगर मेल है तो मेल गैमीट्स यानी कि स्पर्म, और अगर फीमेल है तो फीमेल गैमीट्स जो कि ओवा। और उनको जो प्रोड्यूस करती हैं सेल्स या ऑर्गन्स, जो इसमें मेन पार्टिसिपेट करते हैं ऑर्गन्स, उनको हमेशा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के तौर पर रखा जाता है। उसी तरीके से फीमेल में अगर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन देखें तो ओवरी होती है, और यहाँ पर अगर मेल में देखें प्राइमरी सेक्स ऑर्गन तो हमारा क्या रहता है, टेस्टिस रहते हैं। ठीक है। टेस्टिस की जो स्पेलिंग है उस पर भी ध्यान देना। टेस्टिस की स्पेलिंग में टीईएस रखा रहता है, यानी कि ये पेयर में पाया जाता है, इसलिए इसको टीईएस लिखा जाता है। अगर ये सिंगल जो होगा तो टेस्टाई वर्ड यूज किया जाता है, अगर सिंगल एक टेस्टिकल्स को यूज किया जाता है। दो पेयर्स होते हैं, उसमें दो टेस्टिस होते हैं, आगे दिखाएंगे अभी। और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन उनको बोला जाता है कि जो मेल गैमीट्स यानी कि स्पर्म बनना है या फीमेल गैमीट्स जो ओवा बनना है उसको सपोर्ट करने वाले जितने ऑर्गन होते हैं वो सभी के सभी ऑर्गन्स या सेल्स वो सब सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में आते हैं। तो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन इज अ सपोर्टिव ऑर्गन टू प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। ठीक है। जिसमें मेल में अगर देखें तो आपका वासा डिफरेंस आता है, आपका स्क्रोटम आता है, आपका प्रोस्टेट ग्लैंड्स आती हैं, कई सारी एक्सेसरीज ग्लैंड्स होती हैं। जो एक्सेसरी ऑर्गन्स के जितने भी पार्ट्स हैं वो सारे के सारे सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के पार्ट्स रहते हैं, जो कि स्पर्म के सिर्फ बनने के लिए पेनिस भी सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन का ही पार्ट रहता है। तो जितने भी जो ऑर्गन्स हैं वो सपोर्ट सिर्फ बनने में ही नहीं करते, बाकी उसको इजैकुलेट करने के लिए और ट्रांसफर करने में भी काम आते हैं। इसलिए ये जो है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन की कैटेगरी में उनको रखा जाता है। तो इस तरीके से दो पार्ट्स में डिवाइड रहते हैं। ठीक है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो उनको हम जो है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को प्राइमरी और सेकेंडरी या एसेसरी ऑर्गन्स के तौर पर भी बोल देते हैं। ठीक है। एसेसरी ग्लैंड्स भी होती हैं और एसेसरी ऑर्गन्स भी बोलते हैं। एसेसरी ऑर्गन और एसेसरी ग्लैंड में फर्क सिर्फ इतना है कि ये सब दोनों ही क्या है, सेकेंडरी ऑर्गन की कैटेगरी में है। जिसमें एसेसरी ग्लैंड में सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और कॉर्पस ग्लैंड,
ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं, एसेसरी ग्लैंड बनाते हैं, यानी कि सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, और स्पर्म डक्ट और पेनिस। यानी कि स्पर्म डक्ट का यहाँ पर मतलब है कि जो टेस्टिस के चारों तरफ जो स्क्रोटम रहता है वो सारा पूरा एरिया, उसको यहाँ पर स्पर्म डक्ट बोला जा रहा है, जिसमें स्पर्म का मैच्योरेशन, एपिडिडाइमस वगैरह वो सारी चीजें आ रही हैं। और यहाँ पर टेस्टिस का फॉर्मेशन हो रहा है, उसको बोल रहे हैं यहाँ पर प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। कुछ इस तरीके से इसका डायग्राम है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का, जिसमें ये आपकी पेनिस है, ये आगे का जो है ग्लांस पेनिस, ठीक है। ये जो ज्वाइंट रहता है हमारे एब्डोमिनल कैविटी में, एब्डोमिनल कैविटी से जो मसल्स आती है उनसे अटैच्ड रहता है, और इसमें भी मसल्स का अरेंजमेंट रहता है। दो मसल्स पाई जाती हैं इसके इरेक्शन की, तीन तरह की मसल्स पाई जाती हैं, दो एक तरह की होती हैं और एक अलग तरह की होती है। आगे डिस्कस करेंगे जब पेनिस को अलग से स्पेशली पढ़ाएंगे। ये टेस्टिस है जो कि एक पाउच जैसे संरचना में दिखाई दे रहा है, जिसको बोल रहे हैं स्क्रोटम। और यहाँ से ये जो नली निकलती हुई दिखाई दे रही है, एक मोटी नली है, ये जो टेस्टिस है, टेस्टिकल्स के एक मोटी नली और एक पतली सी नली जो ऊपर की तरफ जा रही है। ये जो मोटी वाली नली है ये एपिडिडाइमस होता है, जिसमें मैच्योरेशन होता है स्पर्म का। और ये जो एपिडिडाइमस, ये जो ऊपर वाली जो नली जा रही है एपिडिडाइमस से निकलती हुई, जिसको बोल रहे हैं हम वासा डिफरेंस, इसमें स्पर्म मूव करते हुए जाता है आपका इजैकुलेटरी डक्ट में। और ये जो इजैकुलेटरी डक्ट है, यहाँ पर तीन चीजों की ओपनिंग होती है, एक तुम्हारी समाइनल वेसिकल्स का, एक प्रोस्टेट ग्लैंड्स का, और एक वासा डिफरेंस का। ये तीनों की ओपनिंग एक जगह जहाँ होती है उसको बोलते हैं इजैकुलेटरी डक्ट। और वो इजैकुलेटरी डक्ट यूरेथ्रा, जो यूरिनरी ब्लैडर होता है उसका जो यूरेथ्रा है, उसी से ही ओपनिंग, जो उसकी यूरेथ्रा की जो है, यूरेथ्रा ही कंटिन्यूअस जा रहा होता है बाय द प्रोस्टेट ग्लैंड, यानी कि प्रोस्टेट ग्लैंड के बीच में से। जैसे ये अगर यूरेथ्रा है, ये यूरेथ्रा है और चारों तरफ से ऐसे प्रोस्टेट ग्लैंड इसके बीच में रहे इस तरीके से, तो इस तरीके से जा रहा है यहाँ से आपका यूरेथ्रा। और यूरेथ्रा होते हुए, यूरेथ्रा कंटिन्यूअस रहता है, पेनिस से होते हुए बाहर इसका ओपनिंग रहती है, सिंगल ओपनिंग। ये सिंगल ओपनिंग जो है कॉमन ओपनिंग रहती है यूरिनेशन के लिए भी और इजैकुलेशन के लिए भी, सीमन इजैकुलेशन के लिए। और जो सीमन का फॉर्मेशन है उसमें तीनों ग्लैंड्स पार्टिसिपेट करती हैं, मतलब दो ग्लैंड पार्टिसिपेट करती हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड और समाइनल वेसिकल्स। और साथ में समाइनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड से निकलने वाला जो फ्लूइड है, और एपिडिडाइमस, और यहाँ से वास डिफरेंस का जो ओपनिंग है यहाँ पे इजैकुलेटरी डक्ट में, वास डिफरेंस से आने वाला स्पर्म, तीनों मिलकर बनाते हैं सीमन। और उसका इजैकुलेटरी डक्ट में आने के बाद, तो ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड है यहाँ पर इसका काफी स्विच की तरह काम करता है कि जब यूरिनेशन होना होगा तब इजैकुलेशन नहीं होगा, और जब ये इजैकुलेशन होगा तब यूरिनेशन नहीं, जब यूरिनेशन होगा तब इजैकुलेशन नहीं हो सकता। तो एज ए स्विच की तरह काम करता है यहाँ पर प्रोस्टेट ग्लैंड। तो जब इजैकुलेशन करना होता है तब यहाँ पर यूरिनेशन नहीं होगा, यूरिनेशन के लिए ब्लॉक कर दिया जाएगा, और इजेक्ट करने के लिए, सीमन के इजेक्शन के लिए यहाँ से इसी कॉमन डक्ट यूरेथ्रा को यूज किया जाता है। तो कॉमन डक्ट रहती है दोनों काम के लिए, इजैकुलेशन के लिए, सीमन इजैकुलेशन के लिए, और आपका यूरिनेशन के लिए, यानी कि यूरिन पास आउट करने के लिए, ठीक है। और ये यूरिनरी ब्लैडर है, पीछे ये रेक्टम है जो आप देख रहे हैं, ठीक है ना। और ये दोनों पार्ट जो हैं स्क्रोटम और पेनिस, ये आउटर साइड ऑफ बॉडी पाया जाता है, बाकी जितना भी स्ट्रक्चर है ये इनसाइड ऑफ द बॉडी पाया जाता है। और ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है ये पेल्विक रीजन में पाया जाता है। इसके बाद है आपका टेस्टिस स्पेसिफिकली। तो जो टेस्टिस होते हैं लोकेटेड ऑन द आउटसाइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी के बाहर वाले जो एरिया होता है वहां पर पाया जाता है। और ये जो एब्डोमिनल कैविटी है जो पाउच लाइक स्ट्रक्चर रहता है, यानी कि जो पेट है, पेट का जो बाहर का जो स्ट्रक्चर है, जो स्किन है, वो आगे जाकर एक्सटेंड होती है और एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। वो जो पाउच लाइक स्ट्रक्चर है उसी को स्क्रोटम बोल रहे हैं, उसके अंदर पाए जाते हैं हमारे टेस्टिकल्स पेयर में। और स्क्रोटम प्रोवाइड द टेम्परेचर, जो कि उसका मेन काम रहता है कि बॉडी के जो टेम्परेचर है उससे टेम्परेचर को 2 डिग्री कम करके रखना। जो बॉडी का जो इनर कोर का जो टेम्परेचर रहता है वो 37 डिग्री रहता है, और उससे 2 डिग्री कम रखने का, 2 से 2.5 डिग्री कम रखने की जो कैपेबिलिटी रहती है वो इस स्क्रोटम का काम रहता है, जिससे कि हेल्थ, जो स्पर्म है उनका हेल्दी भी रहे और उनका जो फॉर्मेशन है वो प्रॉपर हो सके, क्योंकि वो बॉडी के टेम्परेचर पे स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं हो सकता।
इसीलिए देखा होगा ठंडी के टाइम में जो स्क्रोटम होते हैं, ज्यादा ठंड हो जाती है तो स्क्रोटम एब्डोमिनल कैविटी में के अंदर चले जाते हैं टेस्टिकल्स, और जब ज्यादा गर्मी होती है तो बाहर काफी ज्यादा एक्सटेंड करके लटकने लगते हैं। उसका कारण है कि बॉडी के टेम्परेचर की, उस टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए जो मसल्स होती हैं उनको अंदर बाहर लाने के लिए वो रेस्पॉन्सिबल रहती हैं, जिससे कि आराम से स्पर्म का फॉर्मेशन हो सके। ईच टेस्टिस इज ओवल शेप, जो टेस्टिस का जो शेप है वो ओवल शेप रहता है। मेजर अबाउट 4 to 5 सेंटीमीटर लेंथ, यानी कि जो लंबाई में लगभग इतने रहते हैं, 4 to 5 सेंटीमीटर में इतने लंबे, और 2 से 3 सेंटीमीटर चौड़े यानी कि विड्थ में रहते हैं, और 3 सेंटीमीटर की इनकी थिकनेस रहती है, ठीक है, मोटाई रहती है लगभग 3 सेंटीमीटर की। द टेस्टिस आर द कवर्ड बाय द डेंस कवरिंग कॉल्ड ट्यूनिका एल्ब्यूजिना। ये जो ट्यूनिका एल्ब्यूजिना है, जो टेस्टिस होते हैं उसके ऊपर एक मोटी कवरिंग रहती है जो कि टेस्टिस को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। प्रोटेक्ट करने का काम स्क्रोटम भी करता है। स्क्रोटम इज द आउटर लेयर, और जो टेस्टिस हैं उसके जस्ट ऊपर जो लेयर पाई जा रही है उसको यहाँ पर बोल रहे हैं हम ट्यूनिका एल्ब्यूजिना। ट्यूनिका एल्ब्यूजिना के बाद स्क्रोटम, और आउटर लेयर जो रहती है स्क्रोटम, जिसमें स्क्रोटम अभी मैंने दिखाया वो बाहर की लेयर है एकदम। Internally, the testis is divided into the 250 compartments called the testicular lobules, यानी कि उसके अंदर कई सारे कंपार्टमेंट बने होते हैं। जैसे मैं आपको स्ट्रक्चर में दिखाऊं, इसमें कई सारे इस तरीके से ये कंपार्टमेंट बने हुए हैं। इन सभी कंपार्टमेंट में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स पाई जाती हैं। ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं इसी के अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। हम जनरली जब 11th-12th में पढ़ाते हैं तो सिर्फ इतना बड़ा बताते हैं कि टेस्टिस में स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, लेकिन टेस्टिस में फॉर्मेशन होने के लिए सिर्फ टेस्टिस में कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर स्पेसिफिकली फॉर्मेशन होता है, क्योंकि टेस्टिस के अंदर आपका एपिडिडेमिस भी आता है, उसका सेप्टम आता है, और इसके ट्यूनिका एल्ब्यूजिना भी लेयर आती है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आते हैं, और ये रेटिटेस्टाई आता है, वास डिफरेंस भी कनेक्ट रहता है तो वो भी रहता है। तो कई सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं, उसमें सेमिनिफेरस जो ट्यूब्यूल्स हैं उसके अंदर फॉर्मेशन होता है। उसमें भी जर्म सेल्स जो होती हैं उनसे फॉर्मेशन होता है। कई तरह की सेल्स पाई जाती हैं, उनमें से जर्म सेल्स जो होती हैं वो स्पर्म का फॉर्मेशन करती हैं, ठीक है। और उसके लिए जो हॉर्मोन्स हैं वो एफएसएच रेस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो यहाँ पर जो कंपार्टमेंट हैं जिनको टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बोला जा रहा है, उस लोब्यूल्स में कई सारे कंपार्टमेंट है, और हर एक कंपार्टमेंट में क्या पाया जा रहा है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स पाई जा रही है। ईच लोब्यूल्स कंटेन 1 to 3 हाईली कॉइल्ड। हाईली कॉइल्ड मतलब वो ऐसे गुथी हुई रहती हैं, जैसे वो ज्यादा कछुआ छाप आती थी ना, ऐसे कॉइल रहती है, तो इस तरीके से वो कॉइल्ड रहती हैं, घूम घूम कर उसमें काफी सारे स्ट्रक्चर्स रहते हैं। जैसे कि जो लंबी एक कोई धागे जैसी संरचना हो और उसको कम जगह में अगर सिकुड़ना हो तो उसको काफी ज्यादा कॉइल्ड कर दिया जाएगा, जैसे धागा उलझ जाता है उस तरीके से उलझे हुए हाईली कॉइल्ड, ठीक है। हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं जो कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ टेस्टिस, यानी कि वो स्ट्रक्चर टेस्टिस के फंक्शनल क्या है, यूनिट भी है। इस यूनिट इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि उसी में ही क्या किस चीज का फॉर्मेशन हो रहा है, स्पर्म का फॉर्मेशन, which is the are the sperm production. The seminiferous tubules has the tunica connective tissue and the internally lined by the seminiferous geminal epithelium. ये जो geminal epithelium है सेमिनिफेरस के, इसी से होता है स्पर्म का फॉर्मेशन। जो स्पर्म का फॉर्मेशन होता है उस पर्टिकुलर प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, जो कि आगे अलग से डिस्कस करेंगे, जो दूसरी वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे। और ये जो है टेस्टिस के बारे में। और टेस्टिस की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो जो हमने अभी कंपार्टमेंट देखे उनके अंदर ये जो हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, यहाँ से स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, और फॉर्मेशन होने के बाद ये जो रेटिटेस्टाई है, रेटिटेस्टाई में पहुंचते हैं, और रेटिटेस्टाई से मूव करते हुए वो एपिडिडेमिस में, ये जो एपिडिडेमिस है यहाँ पर वो रेस्ट करते, स्टोर रहते हैं, यानी कि जो स्पर्म हमेशा बन के रेडी रहते हैं और निकलते नहीं है। निकलते जब तक नहीं जब तक उनको इजैकुलेशन के लिए इंफॉर्मेशन ना मिले, हार्मोनल इंफॉर्मेशन ना मिले, तब तक वो निकलेंगे नहीं। और जैसी हार्मोनल इंफॉर्मेशन मिलेगी बॉडी को कि उनको इजेक्ट करना है, तो यहाँ से वो मूव करते हुए एपिडिडेमिस से निकलेंगे और वास्ट डिफरेंस से होते हुए मैंने अभी जो बताया इजैकुलेटरी डक्ट तक पहुंचेंगे। तो लेकिन जब तक अगर उनको इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी कि उनको इजेक्ट होना है, बाहर निकलना है,
तब तक वो कहाँ पर एपिडिडर्मिस में मैच्योर होते रहेंगे, यानी कि यहीं पर इकट्ठे होते रहेंगे और बनने के बाद यहाँ पर रुकते नहीं है, बनते रहते हैं और सब एपिडिडर्मिस में भरते रहते हैं। इस तरीके से इनका फंक्शनिंग रहती है। यहाँ पर टेस्टिस में बनने के बाद जब मैच्योर हो जाते हैं, जब निकलना होता है उनको एपिडिडर्मिस से होकर, यहाँ से वास डिफरेंस से होते हुए एजैकुलेटरी डक्ट, और ये जो एजैकुलेटरी डक्ट है इसकी जो ओपनिंग है वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से, सेमिनिफेरस वेसिकल से यहाँ पर आगे की तरफ बढ़ती है। जो तीसरी ग्लैंड थी कॉर्पस ग्लैंड, जिसको बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड भी बोलते हैं, ये ड्यूरिंग द इंटरकोर्स जो स्पर्म है वो मूव करते हुए वास डिफरेंस से होते हुए एजैकुलेटरी डक्ट तक पहुंचते हैं और वहां से पेनिस के थ्रू ए वेजाइनल में डिपॉजिट होते हैं, ठीक है, यानी कि छोड़ दिए जाते हैं। तो इस तरीके से इनका काम रहता है। तो जो टेस्टिस से उसके ऊपर काफी सारी लेयर्स पाई जाती हैं, जिसमें सबसे ऊपर की जो लेयर्स थी हमने अभी बात की, टेस्टिस के ऊपर जो प्रोटेक्टिंग लेयर रहती है वो कौन सी रहती है, आपकी ट्यूनिका वेजिनालिस, ठीक है, और उसके ऊपर एल्ब्यूजिना, ट्यूनिका जो एल्ब्यूजिना थी वो रहती है टेस्टिस के ऊपर, उसके ऊपर एक और पाई जाती है ट्यूनिका वेजिनालिस और उसके ऊपर पाई जाती है स्किन, ठीक है। जो टेस्टिस की जो स्किन है इसके जस्ट नीचे ट्यूनिका वेजिनालिस और उसके नीचे जो पाई जा रही है ये आपकी ट्यूनिका एल्ब्यूजिना। ट्यूनिका एल्ब्यूजिना के बाद जो है यहाँ पर सेप्टम वगैरह पाया जा रहा है, ट्यूनिका एल्ब्यूजिना के बाद ही तुरंत सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स भी दिख रहे होंगे। ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं ट्यूनिका एल्ब्यूजिना के बाद, इन्हीं में ही फॉर्मेशन हो रहा है किसका, स्पर्म का, और यहाँ से ये निकलना है किसमें, रेटिटेस्टाई। यहाँ से ये सारे के सारे जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो लोब्यूल्स हैं, बीच में जो सेप्टा है, इसमें से बनकर ये जो कॉइल्ड है, हाईली कॉइल्ड, यहाँ से निकल के ये रेटिटेस्टाई, और रेटिटेस्टाई के बाद इफरेंट डक्टल्स, और इफरेंट डक्टल्स से होते हुए आपके एपिडिडर्मिस। ये एपिडिडर्मिस जो है कोई पाउच लाइक स्ट्रक्चर नहीं, ये भी एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर रहता है जो कि हाईली कॉइल्ड रहता है आपके सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की तरह, लेकिन काफी ज्यादा मोटा और थिकनेस हो जाती है, और इसमें भी ये ट्यूब्यूल्स हैं और ये ट्यूब्यूल्स आगे कनेक्ट रहते हैं हमारे वास डिफरेंस से, और वास डिफरेंस की ओपनिंग ऊपर रहती है आपके इजैकुलेटरी डक्ट में, ठीक है। इसके अलावा और इसमें स्ट्रक्चर ऐसा कोई नहीं जो नहीं बताया, ठीक। यहाँ पर ये अगर हिस्टोलॉजिकली अगर देखें हम इसको, यानी कि उसमें कौन कौन सी तरह की सेल्स पाई जाती हैं, तो इसमें दो तरह की सेल्स पाई जाती हैं, एक स्ट्रोमा टाइप की सेल्स और एक पेरेन्काइमल सेल। पेरेन्काइमल सेल जो कि बार बार डिवाइड होती रहती है, उनको बोलते हैं पेरेन्काइमल सेल, और स्ट्रोमा सेल जो कि बॉडी के स्ट्रक्चर यानी कि सेलुलर स्ट्रक्चर की तरह रहती है, वो भी डिवाइड होती हैं, लेकिन बॉडी के स्किन वाली जो सेल्स रहती है, इसलिए वहां पर यूज किया गया स्ट्रोमा वर्ड, ठीक है। तो उसमें जो टेस्टिकुलर की जो कवरिंग है ट्यूनिका वेजिनालिस, एल्ब्यूजिना, फिर वेस्कुलोसा, जो ट्यूनिका वेस्कुलोसा है वेस्कुलर रहता है एल्ब्यूजिना के जस्ट ऊपर, और फिर उसके बाद वेजिनालिस, और फिर जो सेप्टम वगैरह सेप्टस पाए जाते हैं जो कि बीच में जो सेपरेशन था अलग अलग। अगर हम बात करें टेस्टिस के अंदर पाई जाने वाली जो सेल्स हैं, तो उसमें रेटिटेस्टाई था और उसके अलावा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में स्पर्मेटोगोनिया पाया जाता है जो कि स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, जिनसे जर्म सेल भी बोल देते हैं, स्पर्मेटोगोनिया ही बोलते हैं। एक सर्टोली सेल्स पाई जाती हैं जो कि सर्टोली वैज्ञानिक का नाम है, उनके नाम के पर ही उन्होंने खोज की थी, तो उन्हीं के नाम पर ये सर्टोली सेल्स रहती हैं। स्पर्मेटिड्स रहते हैं, स्पर्मेटिड्स उनको बोलते हैं जो इमेच्योर स्पर्म रहते हैं, उनको बोलते हैं स्पर्मेटिड्स। स्पर्मेटिड्स पाई जाती हैं, स्पर्मेटोजोआ पाए जाते हैं जो कि मैच्योर होकर रेटिटेस्टाई से आगे बढ़ रहे होते हैं, जो कि मूव कर पाते हैं, उनको बोलते हैं स्पर्मेटोजोआ। और इंटरस्टिशियल टिश्यू में, इंटरस्टिशियल टिश्यू जो कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर और मतलब बाहर जो ब्लड की सप्लाई यानी कि ब्लड वेसल्स और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, इसके बीच में जो स्पेस रहता है वहां पर जो है इंटरस्टिशियल टिश्यूज पाए जाते हैं, और खाली जगह पाई जाती है, वहां पर पाई जाती है लीडिंग सेल्स, ठीक है ना, जो कि अलग हार्मोन्स वगैरह का सिक्रेशन करती हैं, और कुछ एल्वियोलर टिश्यू रहते हैं, कनेक्टिव टिश्यू रहते हैं, जिसमें ब्लड वेसल्स, नर्व सेल्स वगैरह की सप्लाई रहती है। तो ये एक और स्ट्रक्चर है उसी को और अच्छे से दिखाने के लिए कि किस तरीके से ट्यूब्यूल्स रहती हैं सारा कुछ, ठीक है। चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की अगर हम बात करें तो इसमें जो दो तरह की सेल्स थी, एक थी तुम्हारी सार्टोली सेल्स और दूसरा था इसमें स्पर्मेटोगोनिया। तो जो सार्टोली सेल्स हैं उनका क्या काम है, सार्टोली सेल्स द प्रोवाइड न्यूट्रिशन एंड शेप द डेवलपिंग द जर्म सेल्स, यानी कि जर्म सेल्स की जो शेप वगैरह है ये उसको डेवलपमेंट कराने में हेल्प करती है।
और स्पर्मेटोजोआ यानी कि स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए हेल्प करती है। स्पर्मेटोगोनिया इज द अंडरगोज द सेल डिवीजन द स्पर्मेटोजोआ यानी कि स्पर्मेटोगोनिया जो है, जो जर्म सेल है वो डिवाइड होगी और स्पर्मेटोजोआ बनाएगी यानी कि स्पर्म का फॉर्मेशन करेगी। द spaces called the interstitial space between the seminiferous tubules have the connective tissue जिसमें blood supply और nerve supply, which is the include the bloods and leading cells को जो है interstitial cells के नाम से भी जानते हैं। जो leading cells are the synthesis secrete the male sex hormone the androgen which are the testosterone is the principal one, यानी कि जो एंड्रोजन हार्मोन्स का फॉर्मेशन है स्पेसिफिकली जो कि आगे जाके कन्वर्ट हो जाता है किसमें, टेस्टोस्टेरोन। डायरेक्टली टेस्टोस्टेरोन के फॉर्म में नहीं करते, एंड्रोजन के फॉर्म में रहता है, वो जो कि बाद में यूज होता है कैसे, एज ए टेस्टोस्टेरोन की तरह इस्तेमाल होता है पूरी बॉडी में। ये एंड्रोजन नॉट ओनली लीडिंग सेल से सीक्रेट होता है, ये कुछ मात्रा में हमारे जो किडनी के ऊपर पाई जाने वाली जो एड्रिनल ग्लैंड्स हैं उनके जो सेक्स पार्ट रहता है, यानी कि जो उसमें 3 लेयर्स रहती हैं, उसमें जो थर्ड पोर्शन है, ठीक है ना, वहां से जो सेक्स हार्मोन्स हैं उसमें भी ये एंड्रोजन जो है रिलीज होता है। ये मेल में भी और फीमेल दोनों में रिलीज होता है, यानी कि जो टेस्टोस्टेरोन है हार्मोन, इसीलिए फीमेल में भी सीक्रेशन होता है और मेल में भी सीक्रेशन होता है, क्योंकि वहां पर जो एंड्रोजन है, ठीक है, एंड्रोजन वो टेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट हो जाता है फीमेल्स में, जो कि फीमेल में टेस्टोस्टेरोन जो मिलता है थोड़ा बहुत, जो मात्रा में, जो कम मात्रा में जो सीक्रेशन होता है वो इस वहीं से होता है, सेक्स हार्मोन जो कि एड्रिनल ग्लैंड्स हैं। लेकिन उनके ओवरी से कोई टेस्टोस्टेरोन रिलीज नहीं होता। जैसे हमारे यहाँ जो ह्यूमंस में जो मेल है, मेल में जो टेस्टोस्टेरोन है वो स्पेसिफिकली टेस्टिस से ज्यादा प्रोड्यूस होता है एज कंपेयर टू एंड्रोजन। एंड्रोजन में दोनों ही मेल फीमेल में बराबर का ही प्रोड्यूस होता है, ठीक है। और यही एंड्रोजन सिर्फ एज ए टेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट नहीं होता, एस्ट्रोजन और एस्ट्रोजन में भी कन्वर्ट होने की क्षमता रखता है यही एंड्रोजन, ठीक है। तो यहाँ पर जो सेल्स हैं, इसे जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है उसका जो है जूम आउट करके दिखाया है कि किस तरीके से ये सेल्स हैं। तो इसमें जो बीच में जो है जो सेल्स हैं, यहाँ पर ये सार्टोली सेल्स के बीच में यहाँ पर ये है स्पर्म जो है जर्म सेल्स। तो जर्म सेल्स जो है यहाँ पर जो कनेक्टिव टिश्यू है वहां पर लीडिंग सेल्स पाई जा रही है जो कि हार्मोन का प्रोड्यूस कर रही है, और जो सार्टोली सेल्स हैं उनके बीच में पाई जानी जो कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करा रही है। किनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करा रही है, जो स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन हो रहा है। और ये जो ट्यूब्स है, जैसे एक जो ट्यूब को इस तरीके से अगर हम काटे, यहाँ से अगर ट्यूब को इस तरीके से काटे तो इस तरीके से जो स्ट्रक्चर है, ये खाली बीच में जो है ल्यूमन दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर स्पर्म बनते हुए आ रहे हैं, और स्पर्म बन के फिर ये मूव करते हैं, इसमें मूव करते हुए रेटिटेस्टाई और फिर एपिडिडर्मिस में जाकर रेस्ट करते हैं, मैच्योर होते हैं इस तरीके से। यहाँ पर ये जो है स्पर्म का फॉर्मेशन, ये जो जर्म सेल है, जर्म सेल का जो है यहाँ पर ये जो फॉर्मेशन है स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन, और ये जो ब्लड की सप्लाई दिखाई दे रही है, ये ब्लड की जो बेसल लेमिना है, सार्टोली सेल जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करा रही है इन सभी सेल्स को, जर्म सेल्स को डिवीजन कराने के लिए, स्पर्मेटोजेनेसिस कराने के लिए, लीडिंग सेल्स इसको इनिशिएट करने के काम आती है, यानी कि जो इनिशिएशन है स्पर्मेटोजेनेसिस का, उसके लिए इनिशिएशन के लिए लीडिंग सेल्स टेस्टोस्टेरोन जो है उसको बूस्ट करते हैं कि यहाँ पर स्पर्म का फॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा हो। तो इस तरीके से पूरा फॉर्मेशन होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस होती है, ठीक है। इसको हम दूसरे किसी लेक्चर में डिस्कस करेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस का। बाकी डक्ट सिस्टम वगैरह है। तो आज के लिए यहाँ पर तो हमारा ये टेस्टिस के बारे में पूरा, और दूसरी जो हमारी नेक्स्ट वीडियो रहेगी उसमें इसी से रिलेटेड हम क्वेश्चन भी कराएंगे नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर्स हैं हमारे, डक्ट हो गई, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हो गई, जो एसेसरी ग्लैंड्स हैं, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो।